सब्सक्राइब कीजिए चैनल साइलेंट पढ़ाई को और बेल आइकन को दबाइए करंट इश्यूज सबसे पहले समझने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल नंबर 16 के बारे में बात करेंगे, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 12 देखा, आर्टिकल 13 देखा और आर्टिकल 14 और 15 को देखा। इस वीडियो में हम आर्टिकल 16 के बारे में पढ़ेंगे। आपको मेरे चैनल पर फंडामेंटल राइट के नाम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप फंडामेंटल राइट के सारे टॉपिक देख सकते हैं। मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं साइलेंट पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है वो है आर्टिकल नंबर 16 के बारे में, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मीन्स यहाँ क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी का इक्वालिटी होना चाहिए। मीन्स किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन मेरिट बेस्ड पे है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 16 क्या प्रोवाइड करता है कि सारे सिटीजन्स को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा और उसे स्टेट के अंदर किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी तरह का इन एलिजिबिलिटी नहीं करार दिया जाएगा। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, तो किन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा? तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के ग्राउंड्स पर वो स्टेट किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी स्टेट के अंदर किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट को देने के लिए। और इसमें क्या बात है कि यहाँ पर जो टर्म यूज हुआ है ओनली, ओनली का मतलब ये है कि सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, एडिशन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस के बेस्ड पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावे और किसी ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, जैसे कि मेरिट के ग्राउंड पर, जैसा कि किया ही जाता है। ओके, अब क्या है, ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के कुछ एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल नंबर 16 के। तो क्या एक्सेप्शंस है, चलिए देखते हैं। पहला एक्सेप्शन तो ये है कि पार्लियामेंट रेसिडेंस को एक कंडीशन बना सकती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। मतलब स्टेट के अंदर किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट के लिए वो अगर चाहे तो एक रेसिडेंस को एक कंडीशन बना सकती है, तो और इस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में अपॉइंटमेंट पर वो रिजर्वेशन लगा सकती है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी बैकवर्ड क्लास जिसे स्टेट सर्विसेज के अंदर एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, उनके फेवर में वे उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न लगा सकती है। ये दूसरा एक्सेप्शन है। तीसरा एक्सेप्शन ये है कि किसी भी तरह का गवर्नमेंट के अंदर किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भरने के लिए उस पोस्ट पर एम्प्लॉयमेंट उसी पार्टिकुलर रिलीजन के मेंबर को ही दिया जाएगा। ये प्रोविज़न भी पार्लियामेंट बना सकती है, ये भी एक एक्सेप्शन है। ओके, अब इन एक्सेप्शंस को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो एक प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 340। तो आर्टिकल 340 कहता है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और मेजर्स देने के लिए एक एक कमीशन अपॉइंट की जा सकती है, वो कर सकती है। तो तो इसी प्रोविज़न अंडर आर्टिकल 340 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को अपॉइंट किया अंडर द बीपी मंडल, जो कि एक एमपी थे। तो इसीलिए इसे मंडल कमीशन भी कहा जाता है। तो इस मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट एक साल के बाद 1980 में सबमिट कर दी और इसने 3743 कास्ट को आइडेंटिफाई किया जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थे। और ये बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज एससी एसटी को छोड़कर पूरे के पूरे पॉपुलेशन में 52% ये पार्टिसिपेट करते थे। ओके, अब देखिए ये मंडल कमीशन एंड आफ्टर मैथ, इसका क्या रिजल्ट हुआ मंडल कमीशन का। तो 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और 10 साल तक गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। 10 साल के बाद 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट आई और उसने ओबीसी के लिए 27% गवर्नमेंट जॉब्स का रिजर्वेशन को डिक्लेयर कर दिया। अब यहीं से आता है कि एक साल के बाद 1991 में ये नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने कुछ मेजर चेंजेस किए इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर। और तो इसने क्या किया कि ओबीसी के अंदर जो पुअरर सेक्शन के लोग होते हैं, जो इकोनॉमिकली इतने एडवांस नहीं होते हैं, जो ज़्यादा गरीब होते हैं, उनके लिए 27% कोटा में एक प्रेफरेंस रखा गया कि उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और दूसरा क्या था, दूसरा इसने क्या मेजर चेंज किया कि इसने 27% ओबीसी के अलावे 10% और रिजर्वेशन का प्रोविज़न रखा, वो पुअरर सेक्शन के लिए जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ना कि सोशली बैकवर्ड। मीन्स कि जो कास्ट बेस्ड बैकवर्ड नहीं है, लेकिन जो पुअर हैं, जैसे कि पंडित में अगर कोई पुअर आ जाता है तो उनके लिए 10% का रिजर्वेशन का रखा गया, जो कि किसी भी तरह का एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर किसी कवर नहीं किए जाते थे। ओके, अब आता है मंडल केस 1992 के बारे में। तो
नरसिंहा राव गवर्नमेंट के में चेंजेस के बाद एक मंडल केस होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट फिर वहाँ पे क्या जजमेंट देती है कि ये जो 10% का रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है जो कि हायर कास्ट के पुअर सेक्शन को मिला जाता है, उसे वो आप रिजेक्ट कर दीजिए। पहला तो ये कर दी, और इसने जो ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन का जो बात कहा था उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस उसने इम्पोज कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो कंडीशंस क्या क्या थे? तो पहले कंडीशंस तो ये थे कि ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर के लोग होते हैं, जो इकोनॉमिकली एडवांस होते हैं लेकिन वो ओबीसी के अंदर ही आते हैं, उस कास्ट के अंदर ही आते हैं, उसे किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए और ओबीसी को प्रमोशन में किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, और जो रिजर्वेशन मिलेगा वो इनिशियल अपॉइंटमेंट में ही मिलना चाहिए। और तीसरा जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने रखा था वो ये रखा था कि चाहे जो हो जाए, रिजर्वेशन कोटा पूरा मिलाकर ओबीसी, एससी, एसटी और अदर सबको मिलाकर रिजर्वेशन कोटा कभी भी टोटल वैकेंसी का 50% को एक्सीड नहीं करना चाहिए, पार नहीं करना चाहिए, और ये रूल हर साल अप्लाइड होगा। अब बात आता है कि ये जो बैकलॉग वैकेंसी बच जाती है उसका जो कैरी फॉरवर्ड रूल है, मतलब कि ओबीसी का अगर कोई वैकेंसी है ओके और वो अनफिल्ड हो जाता है तो वो अगले साल ओबीसी की वैकेंसी में ही ऐड हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैरी फॉरवर्ड रूल तो वैलिड है, ठीक है, लेकिन ये किसी भी तरह से 50% रूल को वायलेट नहीं करना चाहिए, मीन्स 50% टोटल रिजर्वेशन कभी भी पार नहीं होना चाहिए। और जो नेक्स्ट कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज किया था कि ओबीसी के ओवर इंक्लूजन और अंडर इंक्लूजन से जितने भी कंप्लेंट्स आते हैं उनके लिए एक परमानेंट स्टेचुअरी बॉडी बनानी चाहिए। ये स्टेचुअरी बॉडी होती है, जो भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से जो भी बॉडी बनती है उसे एक स्टेचुअरी बॉडी बनाना कहा जाता है, तो एक परमानेंट स्टेचुअरी बॉडी बननी चाहिए। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट के इस रूलिंग के बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया? तो पहला एक्शन तो ये लिया कि ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर के लोग को छांटने के लिए, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए एक रामनंदन कमेटी बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 1993 में सबमिट कर दी और इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। दूसरा जो चेंज किया गया वो ये कि बैकवर्ड क्लासेस के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के लिस्ट को लेकर एक कमीशन बनाई गई, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 1993 में एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई गई, जो कि एक परमानेंट स्टेचुअरी बॉडी बना दी गई थी। ओके, अब है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन को न्यूलिफाई करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक 77th अमेंडमेंट एक्ट हुआ। इसने ओबीसी के प्रमोशन में रिजर्वेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, लेकिन इसने एक नया प्रोविज़न ऐड किया। इसने क्या किया कि आर्टिकल 16 स्टेट को एम्पावर करता है कि वो स्टेट के अंदर किसी भी सर्विसेज में एससी और एसटी के रिजर्वेशन के लिए प्रमोशन में उस सीट को रिजर्व कर सकते हैं। मतलब कि स्टेट के अंदर एससी एसटी को प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है जो कि सफिशेंटली रिप्रेजेंट नहीं हुए हैं। उसके बाद 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 आता है, जो कि सीनियरिटी को एक बेस्ट देता है एससी एसटी के लिए, मीन्स एससी एसटी में जो सीनियर है उन्हें जल्दी प्रमोट किया जाएगा। ओके, आपका कोई सुझाव हो या कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट करें। इस तरह के और वीडियो के लिए साइलेंट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।